नमस्कार। तो देखिए, आपको पता है कि अभी टेट का एग्ज़ाम भी जो है वो आ रहा है, तो हम टेट के लिए और बाकी एग्ज़ाम के लिए भी जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 से जो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं ऑन विच डेट इज़ द नाइट इज़ लॉन्गेस्ट इन इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत में सबसे लंबी रात जो है वो कब होती है। भारत में अगर हम बात करें कि सबसे लंबी रात जो है वो कब होती है, तो वो होती है 22 दिसंबर को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, आंसर की के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 22 दिसंबर को जो है वो प्रायोरिटी दी गई है आंसर की में भी। और अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट इन साउदर्न हेमिस्फीयर, अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो जून 21 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपने ध्यान रखना है। और अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट इन साउदर्न हेमिस्फीयर, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट जो है वो दिसंबर 22 को होती है। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, इनको एक बार लिखें तब आपको ये समझ आ जाएंगे लिख के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स मैक्सिमम डिस्टेंसेस, तो बोलते हैं देशांतरों के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है वो क्या है। तो देखो, ये बेसिक एनसीईआरटी के जो है वो क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जो होती है वो ऑन कहाँ पर होती है, वो ऑन इक्वेटर जो है वो होती है। 62 का जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में देखें, कंट्री हैज़ मैक्सिमम टाइम जोन, तो इस क्वेश्चन को आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, परंतु मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। फेमस डिजर्ट गोबी इज सिचुएटेड इन, तो गोबी डिजर्ट के बारे में पब्लिक सर्विस कमीशन भी क्वेश्चन पूछता है। ये तो टैट का है। तो ये जो गोबी डिजर्ट है ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो मंगोलिया सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच हैज़ हाईएस्ट विंड वेलोसिटी, तो बोलते हैं कि इनमें से हाईएस्ट विंड वेलोसिटी जो होती है वो किसकी होती है। वो इनमें से टॉर्नेडो की जो है वो होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एचएएस में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एचएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान में साइक्लोन को क्या कहते हैं। तो जापान में साइक्लोन को टाइफून्स जो है वो कहा जाता है। टाइफून्स आपने ध्यान रखना है, ये कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन को क्या कहते हैं, तो वहाँ पर जो है विली विली के नाम से जो है उसको जाना जाता है। किस नाम से, विली विली नाम से, ये आपने ध्यान रखना। और इंडिया में तो आपको पता है हम साइक्लोन ही कहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ट्रेंच इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन, तो इनमें से कौन सी ट्रेंच ऐसी है जो पैसिफिक ओशियन में जो है वो स्थित है। तो इनमें से मैरीना ट्रेंच ऐसी है। मरियाना ट्रेंच ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, जो पैसिफिक ओशियन में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ द डीपेस्ट लेक, तो यहाँ पर सबसे गहरी झील जो है वो पूछी गई है। अगर गहरी झील की बात की जा रही है तो ये बैकाल झील जो है वो आ जाएगी। बैकाल लेक जो है वो आ जाएगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि बैकाल लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये रशिया में जो है वो पड़ती है। ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं इन विच कॉन्टिनेंट इज पेरू लोकेटेड, तो पेरू कंट्री का नाम है। ये कौन से कॉन्टिनेंट में जो है वो पड़ती है। पेरू कंट्री जो है वो और साउथ अमेरिका में जो है वो पड़ते हैं। साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच लेक इज ओरिजिन ऑफ नील रिवर, तो बोलते हैं नील नदी का उद्गम जो है वो कौन सी झील से होता है। अगर हम नाइल इसको नील नदी कहते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो उद्गम होता है वो विक्टोरिया लेक से होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे क्या बोलते हैं इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में जमुना नाम से। जमुना, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो कहते हैं। ठीक है जी। अगर हम इसी नदी की बात कर लेते हैं, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का सोर्स कहाँ से है, कहाँ से ये निकलती है, तो ये मानसरोवर झील के समीप ही निकलती है। अगर हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना उसको अरुणाचल में जब ये एंटर करती है तो किस नाम से एंटर करती है, तो उसको दिहांग कहा जाता है जब ये अरुणाचल में जो है वो एंटर करती है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में पूछे गए। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं एट विच हड़प्पन साइट हैव ट्रेसिस ऑफ हॉर्सेज बीन फाउंड, तो कौन सी हड़प्पन साइट है जहाँ पर घोड़े के अवशेष जो है वो मिले हैं। तो घोड़े के अवशेषों की अगर हम बात करें तो वो सुरकोटड़ा में जो है वो मिले हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं इन एंशियंट इंडिया जैनिज्म स्प्रेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, तो प्राचीन भारत में जो जैन धर्म था उसका प्रचार प्रसार किया गया, किसके कार्यकाल के दौरान इसका प्रचार प्रसार किया गया, तो ये किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के दौरान। 72 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है
जी, अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है वेयर वाज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेड। तो बोलते हैं चौथे नंबर की जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। चौथे नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो कश्मीर में हुई थी। कश्मीर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में, तो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई और वो कहाँ कहाँ पर जो था वो हुई थी, वो हम बात करते हैं। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पर होती है, राजगृह में होती है। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर होती है, वैशाली में होती है। तीसरी पाटलिपुत्र में होती है। चौथी कश्मीर में होती है। कुंडलबन कहकर भी इसको लिखा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ये किस किस के कार्यकाल के दौरान हुई, तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो अजातशत्रु के कार्यकाल के दौरान हुई। दूसरी जो हुई वो कलाशोक के कार्यकाल के दौरान हुई। और तीसरी जो हुई वो अशोक के कार्यकाल के दौरान हुई। और चौथी जो हुई वो कनिष्क के कार्यकाल के दौरान जो था वो हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें। देखो मैंने पहले भी बताया कि टैट जैसा एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है इजीली, बड़े ही इजीली, तो हमने जो HPSSC के प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रखे हैं, HPSSC जब HPSSC होता था तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार देखना उसको, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी हेल्प मिलती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इनिशिएटेड दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 74 का जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 75 में देखिए क्या बोलते हैं। 75 में बोलते हैं गदर पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। अगर हम गदर पार्टी की बात करते हैं तो लाला हरदयाल, ऑप्शन बी सही आंसर है। लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब यही क्वेश्चन NT में भी पूछा गया। पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। पूछने का तरीका ये हो गया कि इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी। 1913 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये इजी है, ये आपने ध्यान रखना है कि इन विच ईयर गदर पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड। 1913 एस्टेब्लिश्ड किसके द्वारा की गई, लाला हरदयाल के द्वारा की गई। कहाँ पर की गई, सैन फ्रांसिस्को में जो था वो की गई, वो भी ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर मुर्रा ब्रीड इज रिलेटेड टू विच एनिमल। तो ये मुर्रा जो है वो एक नस्ल है जानवर की। तो कौन से जानवर की जो है ये नस्ल है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम बात करते हैं कि मुर्रा जो है वो कौन से जानवर की ब्रीड है, तो ये 76 का ऑप्शन भी बुफेलो जो है, भैंस जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच गैस लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो था वो रिलीज हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये गैस जो है वो यहाँ पर लीक हुई थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो था वो हुई कौन से ईयर में थी, तो वो 1984 में जो था वो हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये मैच करने को आ जाएगा कुछ और इंसिडेंट्स के साथ, कैसे भी स्टेटमेंट में आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए। 1984 में ये गैस ट्रेजेडी जो था वो हुई थी। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं हु प्रिजाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। तो बोलते हैं कि कौन जो है वो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशंस को जो है वो प्रिजाइड करता है, उसकी अध्यक्षता जो है वो करता है। जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो उसको जो प्रिजाइड करता है ना, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। इसमें कंफ्यूजन होता है, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो उसको प्रिजाइड करता है। बुलाया वो प्रेसिडेंट के द्वारा जाएगा, परंतु उसको प्रिजाइड कौन करेगा, स्पीकर करेगा। अभी नए स्पीकर बनाए गए हैं, वो क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। न्यू स्पीकर कौन है, लोकसभा के, जो लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। कल तो हमने विधानसभा की बात कर ली थी। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा आपने ध्यान रखना है कि ओम बिरला ही जो है वो फिर से स्पीकर ऑफ लोकसभा बने हैं। अच्छा, प्रोटम स्पीकर भी बनाए गए थे। प्रोटम स्पीकर का काम सिर्फ इतना सा होता है कि वो जो है वो जो नए मेंबर बने हैं उनको शपथ वगैरह जो है वो दिलवाएंगे और उनका काम जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नए स्पीकर बनते हैं जो ओम बिरला बन गए। प्रोटम स्पीकर का भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो जो है वो किसको बनाया गया। तो आपने ध्यान रखना है कि तो वो भर्ती हरि मेहताब को जो है बनाया गया था प्रोटम स्पीकर 2024 में, जो लोकसभा की इलेक्शन के बाद बनाया गया, वो ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं अ लैंड मैस बाउंडेड बाय वाटर 3 साइड्स इज रेफर टू एज। तो बोलते हैं कि तीनों ओर से घिरा हुआ जो पानी से भूभाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको पेनिनसुला जो है वो कहा जाता है। प्रायद्वीप जो है वो उसको कहा जाता है। ये तो बेसिक NCERT की क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो कब स्टार्ट हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कब स्टार्ट हुआ था। ये जो था वो 1942 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन। आगे 81 में बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन विच ईयर। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। अगर हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं तो बैटल ऑफ प्लासी जो था वो 1757 में हुआ था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हम इंपॉर्टेंट बैटल्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो बैटल ऑफ प्लासी आपको पता चल गया, बैटल ऑफ बक्सर भी जो है वो एक है।
कि बैटल ऑफ बक्सर जो था वो कब हुआ था, तो वो भी आपने ध्यान रखना है कि बक्सर की लड़ाई जो था वो 1764 में हुई थी। उससे पहले प्लासी का युद्ध जो था वो 1757 में, 1764 में जो था बक्सर की लड़ाई हुई थी। आगे बोलते हैं इंडियाज लास्ट गवर्नर जनरल वॉज, तो इंडिया के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। यहाँ पर इंडिया के पूछे गए हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो लास्ट गवर्नर जनरल थे, इनका नाम ध्यान रखना है आपने। आगे बोलते हैं फाउंडर ऑफ आर्य समाज, तो कि आर्य समाज की स्थापना जो था वो किसने की थी। देखो आर्य समाज की अगर हम बात करते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा जो था वो की गई थी, तो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। और आर्य समाज की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी, तो 1875 में। 1875 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई, वो ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती, ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं विटीकल्चर मीन्स, तो विटीकल्चर का मतलब जो है वो क्या होता है। अगर हम विटीकल्चर की बात करते हैं कि इसका मतलब जो है क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की खेती को विटीकल्चर जो है वो कहा जाता है। ठीक है जी, वैसे ही हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं वो आपने बताना है। आगे बोलते हैं यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्स रिसोर्सेज आर, तो इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज है। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं, ये सारी की सारी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में ही जो है वो आती हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच आर 3 मेन फैक्टर दैट कॉजेज पॉपुलेशन चेंज, तो बोलते हैं कि वो 3 कारक कौन से हैं जिनसे जो है वो जनसंख्या में जो है जनसंख्या वृद्धि है उसमें परिवर्तन जो है वो होता है। तो अगर हम 3 कारकों की बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं, वो एक तो आ जाएगा आपका जन्म, एक आ जाएगा मृत्यु, एक आ जाएगा माइग्रेशन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बर्थ, डेथ और माइग्रेशन जो है ये जो है वो सही आंसर आ जाएगा। 86 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हीट इज़ ग्रोन इन इंडिया, तो व्हीट गेहूं जो है वो कब उगाया जाता है। आजकल तो देखो गेहूं नहीं उगाया जाता, तो आजकल जो है वो ये गेहूं नहीं उगाया जाता, आजकल जो है वो मक्का उगाया जाता है। अगर हम व्हीट की बात करते हैं तो ये विंटर के सीज़न में उगाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो रेनी सीज़न नहीं होगा, स्प्रिंग सीज़न नहीं होगा, समर सीज़न नहीं होगा, ये हो जाएगा विंटर सीज़न। देखो अगर हम बात करते हैं ना राबी खरीफ फसलों की, तो राबी फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ फसलें कौन सी होती हैं। राबी फसलें वो फसलें होती हैं जो कि अक्टूबर से दिसंबर महीने में जो है वो बोई जाती हैं, और खरीफ इनको जो है वो अप्रैल से जून के महीने में जो है राबी फसलों को काट लिया जाता है। तो राबी फसलों में ये व्हीट आता है, बार्ले आता है, आपका ग्राम्स, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। अगर हम खरीफ फसलों की बात करते हैं, खरीफ फसलें इंपॉर्टेंट हैं। खरीफ फसलें जो हैं वो आजकल बोई जाती हैं, जून जुलाई के महीने में जो है ये बोई जाती हैं, और इनको जो है सितंबर अक्टूबर में जो है वो काट लेते हैं। तो ये आपने इन फसलों में जो है वो ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन सी फसलें आ जाएंगी, इसमें चावल आजकल लगाए जाते हैं, मेज लगाया जाता है, ज्वार लगाए जाते हैं, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगाई जाती हैं। तो राबी खरीफ का पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर विच इज़ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो इनमें से जो है वो बोलते हैं निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म का ईंधन है। जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल इनमें से जो है वो कौन सा है, तो 88 का ऑप्शन डी कोल जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है, ये आपने ध्यान रखना। आगे बोलते हैं हाउ मैनी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कितने लिस्ट दी गई हैं। यहाँ पर 3 लिस्ट दी गई हैं। कौन कौन सी, एक कंकरेंट लिस्ट आ जाती है, एक स्टेट लिस्ट आ जाती है, और एक यूनियन लिस्ट जो है वो आ जाती है। तो ये 3 लिस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर सब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं वैसे तो। यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सुनामी इन जैपनीज, तो जापानी शब्द सुनामी की अगर हम बात करें तो उसका मतलब क्या होता है। जापानी शब्द सुनामी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब जो है वो होता है हार्बर वेव, इनके बंदरगाह की लहरें, ये इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 90 का जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं मंगल पांडे के बारे में पूछा गया। मंगल पांडे वॉज बॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मंगल पांडे 1857 का रिवल्ट अगर आपने पढ़ा होगा, 1857 की क्रांति अगर आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पर मंगल पांडे का नाम सबसे पहले आएगा। तो ये जो है वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो है वो सिपाही थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं डांडी मार्च स्टार्ट कब हुई। देखो डांडी मार्च जो था वो मार्च महीने में स्टार्ट हुई थी, और कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी ये आपने ध्यान रखना है कि ये मार्च के महीने में स्टार्ट हुई थी, 1930 में स्टार्ट हुई थी। परंतु डेट कौन सी थी उस दिन, तो उस दिन आपने ध्यान रखना है कि उस दिन जो था वो 12 मार्च थी, 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुई थी।
कब तक ये डांडी मार्च चला था, ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं फॉर हाउ मैनी ईयर्स कंटिन्यू लिविंग अब्रॉड एंड्स द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं लगातार कितने वर्षों तक अगर आप बाहर रहते हैं तो भारत की नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाती है। देखो अगर हम बात करें तो ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो 93 का ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है, ऐसे भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आगे क्या बोलते हैं, बोलते हैं व्हाट हु वाज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15 अगस्त 1947। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन, इनका सेशन कहाँ पर हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1947 में 15 अगस्त को जो सेशन हुआ था उस टाइम JB कृपलानी, ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी देखो पेपर 1 जो आ रहे हैं ना, उनमें क्या ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है, उनमें ना करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर में थोड़ा थोड़ा कम पूछा जा रहा है और प्रायोरिटी बाकी के इधर उधर के क्वेश्चंस को दी जा रही है। और ये इधर उधर के क्वेश्चंस जो है ना वो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट से नहीं है, वो ऐसे ही सॉल्व होंगे चलते फिरते जब आप पढ़ेंगे, तो ये ज़रूरी है। और अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। डेफिनेटली जब आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे तो टेस्ट सीरीज से जो है वो काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है, काफ़ी परफेक्शन आपको देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी एक बिल्ड होगा आपका जो एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि इंडियन भारतीय जो हमारा संविधान है उसके संरक्षक कौन है। कस्टोडियन अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो HPSSC हज़ारों दफ़ा पूछ चुका है कि स्पीकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है वो कस्टोडियन जो है वो होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो 95 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 96 देखिए, बोलते हैं लोकसभा स्पीकर एड्रेसेस हिज हर रेजिग्नेशन टू होम अमंग द फॉलोइंग। तो लोकसभा के स्पीकर जो अपना रेजिग्नेशन देते हैं वो डेप्यूटी स्पीकर को जो है वो हमेशा ही देते हैं, और डेप्यूटी स्पीकर जो रेजिग्नेशन देंगे वो किसको देंगे, वो स्पीकर को जो है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो देंगे। 96 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 97 की हम बात करते हैं, 97 में बोलते हैं द वर्ड रयात मीन्स, तो रेत वर्ड है एक, इस रेत वर्ड का मतलब क्या होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है ना कि NCERT वगैरह कवर कर लेती है इन क्वेश्चंस को लगभग। तो ये रेत वर्ड जो है ना ये 97 का ऑप्शन ए फार्मर इसका मतलब होता है रेत, ये आपने ध्यान रखना। आगे बोलते हैं फीमा क्या है। फीमा का फुल फॉर्म पूछा गया है तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये जो है वो इसका पूरा नाम है। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं नेम द इंडियन हु वॉन द नोबेल प्राइज इन 2014 फॉर पीस। तो 2014 में नोबेल पुरस्कार जो है वो शांति के लिए दिया गया था, किसको दिया गया था। अगर हम 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो वो दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। काफ़ी जाना माना नाम है इनका भी, कैलाश सत्यार्थी, आपने ध्यान रखना। आगे बोलते हैं हु सर्व्ड एज वाइसराय इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो इनमें से वाइसराय कौन रहा था, वाइसराय पूछा गया है, ये बात ध्यान देना आप, ठीक है जी। तो हम वाइसराय की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से जो है वो लॉर्ड रिपन ये वाइसराय रहे थे, लॉर्ड माउंटबेटन भी वाइसराय रहे थे, लॉर्ड डलहौजी जो था ना ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वॉरेन हेस्टिंग भी गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो ऑप्शन सी और डी ये दोनों ही जो है वो सही आंसर इसके हो जाएंगे, ऑप्शन सी और डी। अब देखो इन क्वेश्चंस में ना आपको पता है कि ये जो है ना इस तरह के क्वेश्चन में से इनमें से एक आंसर होगा, तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें अगर कहीं पर नेगेटिव मार्किंग आप डील कर रहे हैं, क्योंकि दोनों आंसर्स को प्रायोरिटी मिलेगी तो आपका ठीक हो जाएगा। फिर MRP का मतलब क्या होता है, तो MRP का मतलब आपने ध्यान रखना है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये इसका मतलब जो है वो होता है, ये आपने 101 का जो है वो ध्यान रखना है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ऑप्शन बी। कन्फ्यूजन कहाँ पर होगा, कन्फ्यूजन होगा मैक्सिमम और मिनिमम में, तो मैक्सिमम इसका होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगले बोलते हैं क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री स्टैंड्स फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कौन सा देश जो है वो प्रथम रहा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका जो है वो प्रथम स्थान पर उस टाइम रहा था। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ दी सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो लेयर्स की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आती है, ट्रोपोस्फियर के बाद जो है दूसरे नंबर पर स्ट्रेटोस्फियर आती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो 103 का जो है वो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 103 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर इस तरह से आती हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो और थर्मो, और उसके बाद एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये ज़रूर नोट करें इसको।
आगे बोलते हैं हु इज़ राइटर ऑफ आईने अकबर। तो आईने अकबर के जो लेखक थे वो कौन थे? अगर हम आईने अकबर ग्रंथ की बात करते हैं तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, अबुल फजल। 105 में बोलते हैं राइट टू वोट इज विच राइट। तो राइट टू वोट जो है वो कौन सा राइट है? हाँ, वोटिंग का राइट दिया गया है, परंतु ये एक पॉलिटिकल राइट है, ये फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन डी जो है वो 105 का सही आंसर हो जाएगा। मॉरल राइट भी नहीं है, नेचुरल राइट भी नहीं है, सोशल राइट भी नहीं है, ये पॉलिटिकल राइट आपका आ जाता है, राजनीतिक अधिकार आपका आ जाता है। आगे बोलते हैं हु वॉज द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हेन डिड औरंगजेब डाइड। तो औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, इसका देहांत कब हुआ था औरंगजेब का? तो इसका देहांत 1707 में हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1707 में इसका देहांत हुआ था। आगे बोलते हैं इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेमस जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड। तो जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में आता है, उड़ीसा में ये मंदिर आता है, ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा 108 का। और यहाँ पर रथ यात्रा भी होती है, वो भी काफ़ी फेमस है। आगे बोलते हैं रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये तो हमारे हिमाचल में है, ये गलत होगा ही नहीं कोई कभी क्वेश्चन। आगे बोलते हैं विच ग्रासलैंड आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। तो इनमें से कौन सा ग्रासलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है? तो ये प्रेयरी ग्रासलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। वैसे ही बात की जाए कि ये पंपास ग्रासलैंड जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ में पाया जाता है। अगर स्टीपे ग्रासलैंड की हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये यूरोपियन में, जो यूरोपियन रशिया है वहाँ पर पाया जाता है, साइबेरिया में पाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके अलावा यूरोप एंड नॉर्थ एशिया, आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये ग्रासलैंड देखने को मिल जाता है। उसके बाद डाउन ग्रासलैंड की बात करें तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हु इज़ कॉल्ड कंज्यूमर। तो कंज्यूमर किसको कहते हैं? उपभोक्ता जो है वो किसको कहा जाता है? तो हम बात करें कि उपभोक्ता किसको कहते हैं, तो जो प्रोडक्ट को बाय करेगा ना उसको कहेंगे, आसान सा है, द बायर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो उसको उपभोक्ता जो है वो कह देंगे। अगला क्वेश्चन देखें, 112 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं व्हाट वाज द, यहाँ पर 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर व्हाट वाज द मेन इशू ऑफ स्ट्रगल ऑफ तवा मत्स्य संघ। तो बोलते हैं तवा मत्स्य संघ के संदर्भ में मुख्य मुद्दा क्या है? तो इनका जो ये जो मेन इशू है ना स्ट्रगल ऑफ तवा मत्स्य संघ का, तो क्या होगा? तो मत्स्य जब यहाँ पर बोला गया है तो मत्स्य यानी कि मछली, तो फिशिंग राइट जो है ये ऑप्शन ए जो है वो 112 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी का जो पहले का नाम था, प्रारंभिक नाम था उसका, वो नाम क्या था? तो उसका नाम था फरीद। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस कम इन दी वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की बात की गई है कि वर्ल्ड में, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? तो आर्थिक महामंदी जो है वो 1929 में आई थी। 114 का जो है वो बी आंसर सही हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि देखो इंडिया को इस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई सीरियस वाले, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लग जाए, वो इंडिया को अभी तक नहीं देखने पड़े हैं। हाँ, इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे ना, वो कब आए थे? वो 1991 में जो था वो आए थे, वो आपने ध्यान रखना है। और उनको जो है वो LPG रिफॉर्म भी कहा जाता है, वो आपको पता ही होगा। अगर हम बात करते हैं ना कि फाइनेंशियल जो आर्टिकल है हमारा, फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल, वो जो है वो कौन से आर्टिकल है, उसका नाम क्या है उस आर्टिकल का, वो आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल नंबर 360 जो है वो बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। आर्टिकल नंबर 360 ये आपने ध्यान रखना है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात इंडिया में करता है। अगला क्वेश्चन देखें, 115 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। बोलते हैं यहाँ पर हु कॉल्ड फॉर अ टोटल रेवोल्यूशन। तो टोटल रेवोल्यूशन के लिए कॉल किसने दी थी? ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दी गई थी। 115 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ब्लर है, परंतु मैं पढ़ के सुना रहा हूँ तो दिक्कत नहीं आएगी। बोलते हैं हु इज पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के जो पॉलिटिकल सक्सेसर थे वो कौन थे? तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे। वो उनके बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो है वो इंदिरा गांधी बनी थी। आगे बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं नानावती कमीशन इज कंसर्न्ड विद। तो नानावती कमीशन जो है वो किससे संबंधित था? नानावती कमीशन जो है वो एंटी सिख राइट से जो है वो संबंधित था, सिख विरोधी दंगों से ये संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगर आप अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना, तो HS का एग्जाम तो आपको पता है कि अब जैसा हुआ हो गया, परंतु अभी अलाइड के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अलाइड की अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो बाकी हिमाचल के एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी। और डेफिनेटली अगर अलाइड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में
दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज 4th जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तो इंडिया में जो 4th जनरल इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे। इंडिया में देखो पहला नहीं पूछा गया है, यहाँ पर चौथे नंबर का सीधा पूछा गया है। तो 4th जनरल इलेक्शन 1967 में जो था वो हुए थे, ये ध्यान रखना है आपने। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड। तो बोलते हैं कि ये जो मोनाजाइट सैंड होती है, मिट्टी मोनाजाइट रेत होता है, इसमें कौन सा खनिज जो है वो पाया जाता है। तो इसमें जो है वो थोरियम पाया जाता है। थोरियम यानी कि 119 का ऑप्शन है सही आंसर है। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज द ओल्डेस्ट वेदा आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो ओल्डेस्ट वेदा इनमें से कौन सा है। तो ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट वन वेद है आपका, ये आपने ध्यान रखना है। ऋग्वेद जो है वो ओल्डेस्ट वेद माना जाता है। ऋग्वेद के कौन से मंडल से जो है वो गायत्री मंत्र लिया गया है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि किस मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र जो है वो मेंशन है ऋग्वेद के। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगर टेलीग्राम पर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।